डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल रत्न पुरस्कार के 3 वर्ग हैं: स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता, दुग्ध उत्पादक डेयरी कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। हर वर्ग में पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा पुरस्कार 3 लाख और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर जाएं और तुरंत आवेदन करें या नजदीकी CSC सेंटर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो विषय है वो आपके साथ हम यहाँ साझा कर लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे शलजम और उसके साथ ही चुकंदर की खेती के बारे में। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करने जा रहे हैं किन बातों का ख्याल रखना होगा, और साथ ही बात होगी इसके साथ समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन की भी। जी हाँ, फसलों में कैसे आप समेकित कीट और रोग प्रबंधन कर सकते हैं और आज के समय में ये क्यों आवश्यक है। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ समस्या है आपकी, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीधर जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर DS श्रीवास्तव जी, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर श्रीवास्तव। तो परिचय हमने आपका कराया, लेकिन सबसे पहले देखिए, जो हम अगर बात करें यहाँ पर जो किसान शलजम या चुकंदर की खेती करने जा रहे हैं, अभी का जो समय है वो काफ़ी उचित माना जाता है। इसकी जो बिजाई हमारे जो किसान हैं अगले कुछ दिनों में शुरू कर देंगे, लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्रीधर, जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो कब से इसकी जो बुआई है ये हमारे किसान कर सकते हैं? बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इसमें जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें कि आपके गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब खेती इनकी शुरुआत होने का समय बिल्कुल हो गया है जी। और हमारे किसान भाई कुछ तो अगेती करने के लिए बुआई भी कर चुके होंगे, लेकिन उनका जो सही समय है, जो हम कहते हैं ऑप्टिमम टाइम होता है सोइंग का, अब वो आपका सितंबर अंत से लेके नवंबर फर्स्ट वीक तक चलता है जी। तो कुछ वेराइटीज पहले बो लेते हैं, कुछ को बाद में भी बोई जाती है। तो फसलवार जैसे शलजम है, चुकंदर है, इन सब की अलग अलग हैं किस्में। मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बात करना चाहूँगा। बिल्कुल विस्तार से ये जानकारी आपसे हम लेंगे, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे इनका चयन हमें करना चाहिए और किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए अच्छी उपज के लिए। लेकिन आइए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय आप शलजम की बुआई कर सकते हैं। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। आप शलजम की पूसा कंचन, पूसा श्वेता, पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल किस्में लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर ले। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के इस मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहे। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दे। शलजम में 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग
ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती है। साथ ही शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। इन रोगों और कीटों से शलजम को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। वहीं इस समय आप चुकंदर की खेती भी कर सकते हैं। चुकंदर की खेती समतल और दोमट बलुई मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि समतल भूमि में इसकी खेती करना आसान है। समतल भूमि में चुकंदर की खेती करने के लिए कुछ दूरी रखते हुए क्यारियां बनाएं। क्यारियों में चुकंदर के बीज की रुपाई पंक्तिबद्ध तरीके से करें। हर पंक्ति के बीच करीब 1 फीट की दूरी रखें। आप चुकंदर की डार्क रेड, क्रिम्सन ग्लोब और अर्ली वंडर किस्में बो सकते हैं। समय रहते उचित तरीके से शलजम और चुकंदर की खेती करने से आप निश्चित रूप से अच्छी फसल ले सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप अच्छी फसल ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जब कोई भी फसल की हम बात करते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि उसमें किसी तरह की जो रोग है, बीमारी हैं या कीट हैं, उनका प्रकोप ना हो। और इसके लिए एक और अच्छा विकल्प है जिसके ज़रिए आप अपनी लागत को बचा सकते हैं। जी हाँ, वो है समेकित कीट और रोग प्रबंधन। क्या इसका महत्व है आज के समय में, ये सबसे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे हम जानना चाहेंगे। क्यों ये आवश्यक हम मान कर चलें और कैसे इसके ज़रिए किसानों की लागत कम हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि किसान साथियों आप सब जानते होंगे कि फसलों में जो तमाम तरह के नाना प्रकार के दुश्मन कीट हैं, उससे बहुत सारी फसलों का नुकसान हो जाता है। जब हम उत्पादन लेने जाते हैं तो वांछित उत्पादन में जो कीट और व्याधियों से जो नुकसान हो जाता है, उससे हमारी आर्थिक हमें बहुत काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यदि हम समय से इनका हम समेकित रूप में अगर प्रबंधन कर लें, छोटी छोटी विधियाँ हैं जो कि बार बार आपको समय समय पे जानकारी दी जाती हैं कि आपको जो भी फसल के चयन करना है, आपको खेत का जैसे कि फसल चक्र आप फसल चक्र यदि आप सही से अनुपालन में लेंगे, भूमि शोधन, बीज शोधन की बात यदि आप समय समय पे आप करेंगे, जैविक जो भी जैविक विधियां हैं, जैविक कीटनाशक हैं, उनका आप प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ अंतर फसली, सफसली और जो विभिन्न प्रकार के जैसे कि साफ सफाई खेतों की करनी है हमें, और अंतर फसली बीच में लगानी है, पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी जैसे कि जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिसको कि किसान भाई यदि अनुपालन मिले तो बहुत हद तक हम मित्र कीटों को आमंत्रित करके शत्रुओं का स्वतः नाश कर पाएंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, इस बारे में विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे। कैसे देखिए जो हमारे मित्र कीट हैं उनके बारे में किसानों को समझना होगा, जानना होगा, और इन्हीं के जरिए आपकी जो लागत है वो भी कम हो सकेगी। आगे बढ़ें उससे पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय कम या ज्यादा बरसात देखी जा रही है। इससे खेतों में लगी फसलों में कीट और रोगों के लगने की आशंका बढ़ जाती है। अगर सब्जी फसल में कीट प्रबंधन की बात करें तो गोभी वर्गीय सब्जियों में चेपा का प्रकोप अधिक रहता है। अगर इनके द्वारा नुकसान की पहचान कर ली जाए तो इनके नियंत्रण में आसानी हो जाती है। बचाव के लिए आप खेत की गहरी जुताई करें जिससे कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाए या तेज धूप में नष्ट हो जाए। पौध को रोपने से पहले जड़ का दवा से उपचार करें। फसल की बढ़वार की अवस्था में नीम के अर्क के 5% घोल का 2-3 बार छिड़काव करने पर कीटों के प्रकोप में कमी आ जाती है। टमाटर में समेकित कीट प्रबंधन के लिए पत्ती मरोड़क प्रतिरोधी किस्म उगाए और बीमारी से ग्रसित पौधों को खड़ कर नष्ट कर दे। टमाटर की रुपाई के दौरान 10 से 15 कतार के बाद गेंदे के पौधों की 1 कतार की रुपाई करें। ऐसा करने से हेलिकोवर्पा का नियंत्रण होता है। कीटनाशकों के छिड़काव से पहले स्वस्थ और पके फलों को तोड़ ले और क्षतिग्रस्त फलों को नष्ट कर दे। वहीं अगर फसलों में रोग प्रबंधन की बात करें तो बैंगन में बंझा रोग या लिटिल लीफ के लगने की आशंका रहती है। इस रोग के होने पर फसल छोटे रह जाती है। बैंगन का रंग बैंगनी ना होकर सफेद हो जाता है। इस रोग से बैंगन को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। रसायनों का उपयोग करने से पहले प्रभावित रोगी पौधों को उखाड़कर अलग कर दे। वहीं काशी फल में आर्द्र पतन रोग लगता है। ये एक मृदा जनित रोग है। ये रोग उन सभी जगहों पर मिलता है जहां नमी की मात्रा अधिक होती है और जहां जल निकासी का उचित साधन नहीं होता। इस रोग से बचाव के लिए नर्सरी के लिए उभरी हुई बीज शैया तैयार करनी चाहिए जिससे जल निकास आसानी से हो सके। नर्सरी की मृदा हल्की बलुई होनी चाहिए। बीजों को घना नहीं बोना चाहिए, यानी पौधे से पौधे का उचित अंतराल या दूरी रखें।
तो जाना आपने कुछ सावधानियां हैं जिनको अपनाकर आप भी समेकित कीट और रोग प्रबंधन को अपना सकते हैं। विस्तार से इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं जो किसान शलजम की खेती करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सी किस्मों का चयन उनको करना होगा। डॉक्टर श्रीधर, हम चाहेंगे जो उसकी प्रमुख उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जरूर। किसान भाइयों, आप देखिए कि शलजम में 2 तरीके की ये फसलें ली जाती हैं। एक तो जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में तो जितनी भी किस्में उपलब्ध हैं सभी की खेती की जाती है जी। लेकिन बीज की दृष्टि से कुछ किस्में हैं जिनका मैदानी में बीज बन जाता है और बाकी का जो है आपको पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि ठंड में उसके बीज बनते हैं। तो किस्में हैं जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ। एक है पूसा श्वेती जी, जिसका जड़ जो है सफ़ेद रंग का होता है और ये 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। और इसकी बिजाई आप अगर हमारे किसान भाई हैं तो अति अगेती करते हैं, इसको अगस्त अंत से लेके अक्टूबर तक कर सकते हैं जी। तो जिन्होंने कर ली होगी कर सकते हैं या फिर आगे आप कर सकते हैं इसकी बिजाई जी। अभी समय है। दूसरी किस्म है पूसा कंचन। इसकी जड़ें लाल रंग की होती हैं, गुलाबी या लाल समझें आप, और ये भी 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन इसको आप सितंबर से लेके अक्टूबर माह में बुआई कर सकते हैं, इसको अगस्त में नहीं करते हैं जी। तीसरी किस्म है पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब, नाम दिया है जैसा इसका कि ऊपर जड़ के पास जो पोर्शन होता है ऊपर का शलजम का वो बैंगनी रंग का होता है और नीचे वाला भाग सफेद होता है। तो इसीलिए इसका अंग्रेजी में नाम दिया है कि जो शलजम का टॉप है ऊपर पोर्शन पर्पल होता है और नीचे का सफेद, तो पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब कलर का होता है। और ये ज्यादातर पहले तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती थी लेकिन अब मैदानी क्षेत्रों में भी की जाती है जी। तो अभी जो मैंने आपको ये तीनों किस्में बताई हैं, पूसा श्वेती, पूसा कंचन और पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब, अब इनके जो बीज हैं ये मैदानी क्षेत्रों में भी बनने लगे हैं। दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, इन एरिया में इसका बीज बनने लगा है। पहले पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब का नहीं बनता था, तो अब मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे चूंकि किस्म पुरानी हो गई है तो अडॉप्ट कर गई है, अब इसका बीज मैदानी क्षेत्रों में भी इधर बनाने लगे हैं। इसके बाद जो किस्म आती है आपको पूसा स्वर्णिमा, इसका जो जड़ है आप देखेंगे जैसा नाम स्वर्णिमा है, गोल्डन कलर का इसका स्किन का कलर बाहर से होता है, अंदर तो सफेद ही होता है जी। तो इसकी जो आप बिजाई करेंगे आप इसको लेके आप अक्टूबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक कर सकते हैं। तो और इसको जो है 60 से 65 दिन में इसकी तैयार होती है पहले निकालने के लिए खेत से। तीसरी किस्म जो ये पांचवी किस्म है ये आपकी और पूसा चंद्रमा जी, जैसा इसका नाम है बिल्कुल चंद्रमा की तरह सफेद धवल बिल्कुल इसका बाहरी कलर होता है स्किन का, और ये भी 60 से 65 दिन में तैयार होती है और इसको भी आप अक्टूबर से लेके जनवरी माह तक बिजाई कर सकते हैं जी। तो ये अलग अलग किस्में हैं, इनके सबका बोने का समय भी इसीलिए अलग है जी। तो ये उचित किस्में हैं जिनकी बीज भी आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगी, पूसा संस्थान में भी मिल जाता है, कटराइन हमारा जो केंद्र है वहां से भी मिल जाता है जी। तो इसकी उपलब्धता आप सुनिश्चित कर लें और इसकी बिजाई के लिए अपनी तैयारी करें। चलिए बिल्कुल। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी सतबीर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं चप्पन कद्दू से आएगा जी। चप्पन कद्दू के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी जी। क्या जानना चाह रहे हैं उसके बारे में? मैं लगाना चाहूँगी 1 किलो में। अच्छा, आप 1 किले में, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहाँ क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जो उसका क्षेत्रफल है किले में नापा जाता है, जानना चाह रहे हैं उसमें लगाना चाहते हैं। हालांकि आज हम बात शलजम और चुकंदर की कर रहे हैं, फिर भी आपको जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर श्रीधर? आप देखिए ऐसा है, चपन कद्दू की खेती आप करना चाहते हैं तो अभी तो उसका उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी आप लगाएंगे तो ये ठंड में पड़ जाएगी और आपकी फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नहीं, आप सुनिए, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो दिसंबर माह में छोटा सा पॉली हाउस में अगेती करने के लिए बता रहा हूं। वैसे तो आप प्लेन में फिर फरवरी मार्च में आप बुआई कर सकते हैं बीज को जी, लेकिन आप जल्दी से जल्दी करके फरवरी मार्च में आपका फल आ जाए और आप आमदनी प्राप्त कर सकें, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है
कि आपको दिसंबर में इसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी छोटे से पॉली हाउस के अंदर, छोटे से उसमें करके। या दूसरा तरीका भी है कि अगर आप अभी भी लगा सकते हैं तो अक्टूबर में लगाएं, और लेकिन जाड़े के लिए आपको उसके ऊपर फिर वो छोटा सा पॉली हाउस की तरह घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो पाले से मर जाएगा। यानी संरक्षण उसका करना बेहद जरूरी है, करना पड़ेगा जी। अगर संरक्षण नहीं करना है तो आप फरवरी मार्च में जाएं जी, और अगर कर सकते हैं तो आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। चलिए, और इसकी कुछ प्रचलित 2-3 किस्में हैं, उसके बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख यहाँ कर लेते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ प्रमुख सावधानियां हैं, अगर इनको भी अपना लें किसान तो काफ़ी हद तक अपनी लागत को बचा सकते हैं। और इसी में अगर मित्र कीट या शत्रु कीट की पहचान की हम बात करें, क्या अब ये जागरूकता जो है किसानों में आपको नजर आने लगी है? जी बिल्कुल। देखिए, अब धीरे धीरे क्या कि जैसे हम खेतों के आसपास हमारे फूल वृक्ष जो फूल हैं, तमाम तरह के फूल है खत्म होते जा रहे हैं, उससे मधुमक्खियां भी हम जो है कहीं ना कहीं देखिए अब कम दिखाई देने लगी हैं, पॉलिनेशन पे भी असर पड़ा है। तो हमारा जो है जो खेतों का परिवेश है, यदि हम खेतों का परिवेश ऐसा बना लें कि मित्र कीट दूसरे खेतों से आकर के हमारे खेत में जितने ज्यादा मित्र कीट आएंगे उतना ही शत्रुओं की अपने आप स्वतः कमी होती जाएगी। यानी जो पेस्ट डिफेंडर रेशियो कहा गया है 2:1, यदि हम ये नियंत्रित खेत में कर लें तो हमें कीटनाशी डालने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है हमें अपने खेत पे उचित प्रबंधन करने की, जिसको हम पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। यानी मित्र फूलों के जो है तमाम तरह के जो है फूल हैं, चाहे हम गेंदा लगा लें, चाहे सूरजमुखी लगा लें, चाहे हम अन्य तरह के लोबिया वगैरह है, धनिया वगैरह है, बॉर्डर क्रॉप पे लगा लें, ताकि मित्र जीव आएंगे। जब मित्र जीव खेतों में आएंगे तो शत्रु का स्वतः ही नियंत्रण करने लगेंगे। ये हमें एबव ग्राउंड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आसान विधि है, पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी। और हम शत्रु कीट, जमीन के अंदर जो शत्रु कीट होते हैं उनके लिए जैविक कीटनाशी बहुत ही कारगर है। यदि किसान, अब चूंकि एक प्रश्न बनता है कि जैविक कीटनाशी की काम नहीं करते हैं, कारण यह है कि हमारे खेत में जो जैविक जीवांश कार्बन है वो बहुत कम है, जिससे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है खेतों में। तो यदि हर जीवांश खाद की मात्रा जो है खेतों में कम होगी, खेतों में किसान हरी खाद, ढैंचा सनई का प्रयोग, नाडेप का प्रयोग ये नहीं करेंगे, तो हमारे खेत में जो मित्र जीव है, ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, सुडोमोनास है, मेटाराइजियम है, पेसिलोमाइसीस, झन्नोमोरिया है, इन सबका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। यदि हम इनका स्वतः मल्टीप्लिकेशन करने के लिए केवल माहौल बना दें, यानी खेतों में जीवांश अधिक हम कर ले, तो ये हमारे जैविक कीटनाशी स्वतः ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे और मित्र शत्रु अनुपात स्वतः ही कम हो जाएगा। यानी किसी तरीके की रसायन की हमें आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, और इसके जरिए ही जो लागत है हमारी वो सीधे तौर पर बच जाती है। जी बिल्कुल, यही देखिए किस तरीके से जो रसायन है, अब आवश्यकता यही है कि जो रसायन है उसको आखिरी विकल्प के तौर पर आप देखें, जिससे ना सिर्फ अपनी लागत को बचा सकें बल्कि जो मुनाफा है उसको भी आप बढ़ा पाएं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में, और साथ ही जो किसान शलजम इसके साथ साथ चुकंदर की खेती करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले शलजम की जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी, लेकिन अगर बात की जाए चुकंदर की, उसकी कौन सी प्रमुख किस्में हैं ये हम जानना चाहेंगे डॉक्टर श्रीधर आपसे। बिल्कुल, किसान भाइयों, आप सिर्फ शलजम के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है तो मैं कुछ उसकी महत्वपूर्ण बातें भी बता दूं कि उसका आजकल जो हमारा इंडस्ट्रियल यूज है उसमें बहुत ज़्यादा होने लगा है। हम लोग सिर्फ सलाद में खाते थे, इतने ही जानते हैं लोग, लेकिन अब उसको सुखा करके पाउडर बना करके उसका बहुत ज़्यादा
बाजार में भाव उसका मिलता है, क्योंकि हाँ प्रसंस्करण के लिए वैल्यू एडिशन आप समझ सकते हो, क्योंकि इसका जो रूप है ये ऑर्गेनिक कलर के रूप में होता है। आप जानते हैं जैसे आप चुकंदर खाते हो मुंह में इतना लाल रंग हो जाता है, तो इससे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका रंग लाल निकाल के दूसरे और चीज़ों में इसका रंग देने के लिए बनाते हैं। आजकल तो ब्रेड भी जो पाव रोटी है उसको भी लाल कलर, हरा कलर सब देने लगे हैं, तो मीट में भी इसका कलर लाल करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। इसके साथ साथ ये दवाओं में बहुत इस्तेमाल होता है जी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इसका कैप्सूल बना के दवाओं में दिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके दिल के रोग के लिए, लीवर के रोग के लिए, किडनी के रोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए तो काफी ये लाभदायक, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक रूप से किसानों को कितना लाभ देगी ये आपसे मैं आगे जानूंगा। डॉक्टर श्रीधर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। टोंक राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिए हरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो जी हरीश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो जी नमस्कार हरीश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर खरबूजा और लौकी की फसल लगानी है सर्दियों में। जी, सर्दियों में ये फसल आप लेना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल हरीश जी आप देखिए, खरबूजा और लौकी की बात, अगर आपके इलाके में पाला नहीं पड़ता है तब आप इस चीज़ को बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर पाला पड़ता है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप बुआई करें, कि अगर जिन्होंने जून जुलाई में कर ली है उनकी फसल तो निकल जाएगी। अगर अब आप बुआई करेंगे तो आपकी फसल नहीं निकलेगी, पाला नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। डॉक्टर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ठंड के समय में जैसा कि सर ने कहा कि देखिए बहुत सारा तापमान जब गिरता है तो रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि कीट की समस्या आती है, लेकिन ठंड के समय में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे रोगों का जो है प्रकोप काफ़ी होने लगता है। तापमान जैसे जैसे गिरेगा फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ता जाए। तो अभी क्या है कि हमें प्रारंभिक रूप में जो है जो नर्सरी हम तैयार करने जा रहे हैं, ये जिन सब्जियों की नर्सरी या हम रबी फसलों में भी जो भी फसलें हम लेने जा रहे हैं सब्जियों में, खासतौर से रेज्ड बेड बना करके ध्यान रखिए, तैयारी करें और बाकायदा भूमि का उपचार अवश्य करें। और लो टनल में जो है थोड़ा सा टनल बना करके उसको अगर हम यदि पौध लगाते हैं तो कि पौधे को बहुत जरूरत है जो नर्सरी पौध है वो स्वस्थ हो। जो 21 दिन की हमारी नर्सरी, किसी 25 दिन जो हमारी नर्सरी का अवधि है, उसमें कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। यदि आप जो है रेज्ड बेड नर्सरी लगाते हैं, भूमि शोधन करते हैं और बीच बीच में जरूरत पड़े तो उसमें येलो स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं, यानी आप उसको नर्सरी को स्वस्थ नर्सरी हमारा उगाना ये उद्देश्य होना चाहिए। नर्सरी पौध यदि हमारी स्वस्थ है तो मुख्य खेत पे जो है जब वो जाएगी उसके बाद हमें रोपाई भी के समय भी पौध जो है शोधन करना है। तो यदि आप ये प्रक्रियाएं करेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारियों से बच सकेंगे। मेन खेत में जहां आप जो बुआई या रोपाई करते हैं वहां भी आप भूमि शोधन अवश्य कर लें। भूमि शोधन में भी आप दो तरीके की विधियां हैं, रासायनिक है, जैविक है। पहले आप जैविक को प्राथमिकता दें। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दोनों ये जो है रोग के लिए बहुत ही प्रभावी हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ का घोल अति आवश्यक है, इनको जरूर डाल लें और खेत में कोशिश करें गोबर की खाद या केचुआ की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। कच्ची यदि आप डालेंगे तो अन्य जो है दीमक वगैरह का प्रकोप भी बढ़ेगा। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, इनका सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। उत्तर प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी जी मुकेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? ये सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सलगम और पालक की खेती मिश्रित खेती हो सकती है क्या दोनों की, किस तरीके से होगी? जी इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सलगम और पालक की खेती ऐसा है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पत्तियां आप देखोगे तो लगभग एक ही जैसे विकास करती हैं जी। तो अगर आप लाइन वाइज अलग कर सकते हैं, जैसे एक रो आप सलजम की कर लें, एक रो आप पालक लगाना चाहते हैं, इस तरीके तो आप कर सकते हो। आप चाहो कि एक ही लाइन में पालक भी बोलें और सलजम भी बोलें तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। ये क्या काम कर सकते हैं, अलग अलग कतारों में अलग अलग कतारों में आप लगा के करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, सलजम भी लगा सकते हैं इसी तरीके।
शलजम भी लगा सकते हैं। जी, साथ ही डॉक्टर श्रीधर जैसे आप बता रहे थे कि जो स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है ही ये सब्जियां जो हैं, लेकिन अगर खासतौर से आर्थिक रूप से देखा जाए तो कैसे किसान ज़्यादा आमदनी इनके ज़रिए ले सकते हैं? अब जैसे यही है कि लगभग आप देखें मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती मुख्य रूप से 2 किस्में हैं। एक तो है डेट्राइट डार्क रेड, जिसे हम DDR 60 में बोल देते हैं जी। और दूसरा है क्रिम्सन ग्लोब। ये 2 किस्में हैं जो हमारे पूसा संस्थान कटराइन में हमारा जो केंद्र है वहाँ पे इसका बीज बनाया जाता है, क्योंकि इसका बीज पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनता है जी, ठंड में ही बनेगा इसका बीज, लेकिन खेती आप मैदानी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं और मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, काफ़ी बड़े पैमाने पे की जाती है, क्योंकि आजकल इसका जो इंडस्ट्रियल यूज जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे किसान भाई जो इसमें चले गए हैं, इसका ड्राई करके पाउडर बनाने लगे हैं, कुछ लोग तो जूस बना करके करने लगे हैं, तो इसका बहुत सारा वैल्यू एडिशन है और दवाएं एक्सट्रैक्ट करने के लिए करने लगे हैं। बिटालिन इसमें जो पाया जाता है बिटालिन वो निकाला जाता है, वो दवाओं में काम आता है। तो इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया और आप मार्केट में देखोगे तो लगभग साल भर ये दिखाई देती है मार्केट में जी। चाहे तो मैदानी क्षेत्रों से आती है, इसके बाद समय जब यहाँ का खत्म हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों से आती है जी। खासतौर से गर्मी के समय में वहाँ अप्रैल के बाद से वहाँ खेती करने लगते हैं जी बिल्कुल। तो ये साल भर आती है। 2 किस्में हैं जो जिनके बीज हमारे वहाँ केंद्र पे बनते हैं और इनके हमारे देश में बहुतायत रूप से होती है। जो सबसे एकदम डार्क ब्लड रेड जो हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल गहरा खून रंग का होता है, वो जो डार्क डेट्राइट रेड है वो ज़्यादा ही प्रचलित दिखाई देती है, क्योंकि अगर उसको आप जब काटते हैं, जैसे दो भाग उसका काट देते हैं जड़ को, तो आपको अंदर उसमें छल्ले जैसा दिखाई देता है, तो वो है डेट्राइट डार्क रेड। और जो क्रिम्सन ग्लोब है उसमें वो छल्ले नुमा आकृति बहुत डल दिखाई देती, उतना नहीं होती, और इसका कलर भी लाल होता है, गहरा लाल नहीं होता है। तो देखिए अलग अलग तरह के जो गुण हैं वो इनमें विद्यमान है, आवश्यकता है तो उनको जानने की, उसके साथ ही अपने मुनाफे को बढ़ाने की। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ, मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था ये। जी लाल जी। जी, लाल जी राम चौक से बोल रहा हूँ साहब। मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि मैं कद्दू की खेती करना चाह रहा था अभी। जी डॉक्टर श्रीवास्तव जी, क्या ये विशेषज्ञ लोग बैठे ये बताएंगे कुछ? जी बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे हम जानना चाहेंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश से हमारे साथ लाल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर और जानना चाह रहे हैं कद्दू की खेती अगर ये करना चाहते हैं तो कब सही रहेगा और क्या ये कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जनरली सब्जी की खेती जो है आप किसी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन जब तापमान क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आप क्या बुआई उसकी न करें या अगेती में नर्सरी पहले कर लें। और ज़्यादातर ये देखते हैं कि हम बीजों का जो है यदि आप चयन पहले से नहीं करेंगे, जो संस्तुति प्रजातियाँ हैं जनरली किसान भाई क्या करते हैं कि जो समय है, समय के अनुरूप जो संस्तुति प्रजातियां हैं वो नहीं लेते हैं, जिसके कारण से नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि आपके क्षेत्र में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां संपर्क कर लें, और जो अनुसंधान केंद्र है वहां के जो पूसा मेले भी लगते हैं, अभी पंतनगर में भी मेले लगते हैं, यदि आपके विश्वविद्यालय में मेले लग रहे हैं तो जो आपके क्षेत्र में संस्तुत प्रजातियां जो कही गई हैं यदि आप उसको लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कोई भी फसल आप ले सकते हैं, लेकिन उनके रिकमेंडेशन होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो है समय का विशेष ध्यान रखें। यदि आप समय के आगे पीछे यदि आप करते हैं, यदि अगेती फसल है या अगर आपका लेट वैरायटी है और उसको आगे क्रम में आप आगे पीछे करेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी उत्पादकता पे भी असर पड़ेगा और आपकी फसल लागत भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो संस्तुति है, जो रिकमेंडेशन जो है उसको अगर आप फॉलो करेंगे और बीज की उपलब्धता पहले सुनिश्चित कर लें। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि पहले से प्लानिंग नहीं होती, जिसके कारण से समय पे जो भी मिल पाया उसी को बुआई कर देते हैं, जिससे कि नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो विश्वविद्यालय द्वारा या संस्थानों द्वारा जो संस्कृति प्रजातियां हैं जिनका समय पे पहले से प्लानिंग कर ले, और अच्छा किसान वो होता है जो 6 महीने पहले या 1 साल पहले अपनी पूरी फसल की क्रॉप प्लानिंग करता है कि किसके बाद उसको कौन सी फसल लेनी है, यानी अगली फसल जो लेनी है उसके आधार पे आपको इस समय की फसल लेनी होगी, ताकि अगला फसल आपको नुकसान न उठाना। यानी योजनाबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे जो किसान है वो सही समय पर सही फसल का चयन करें, सही किस्मों का चयन करें। और शायद डॉक्टर श्रीधर ये बात तो हमारी जो चुकंदर या शलजम की खेती उसमें भी सार्थक होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था सबका बोने का समय अलग है। अगर आप उसको पहले बो देंगे तो वो उसमें छोटेपन में ही जो हमारी छोटी सब्जियां होंगी, यानी 3 से 5 सेंटीमीटर ब्याज का ही जब जड़ बनेगा और उसमें फाइबरस बहुत हो जाएगा, वो आप जब खाने के लिए बाजार में भेजेंगे तो उसका बाजार मूल्य आपको नहीं मिलेगा। मुलायम होनी चाहिए जड़, स्वादिष्ट होनी चाहिए, उसमें रेशा ना बन पाए जब तक,
तब तक वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। अगर रेशा बन गया तो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है, फिर तो आप इंडस्ट्रियल यूज में ही ले जा सकते हैं, वो यूज फिर भी उसको प्रसंस्करण के जरिए उससे लाभ ले सकते हैं। उसको ड्राई कर लें, निकाल लें, उसको पाउडर बना लें, उस तरीके से फिर उसका यूज कर सकते हैं। जी, साथ ही डॉक्टर श्रीधर, जिन किसानों ने जब अगस्त के महीने में अगर कोई फसल ली है, अभी की जो अवस्था है उसमें किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं? हाँ, देखो जैसे अभी एक ही किस्म है पूसा श्वेती जी, अगर किसी ने वो भाई ने लगाई होगी तो अगस्त में लगाई होगी तो अब उसका लगभग 1 महीने की फसल हो गई होगी, अंदाज से बोल रहे हैं, जैसा भी आगे पीछे लगाया होगा। तो अब 1 महीने का हो गया तो उनको ये चाहिए कि अगर बुआई के समय अगर खाद उन्होंने डाली होगी, जैसा हम लोग NPK बोलते हैं कि 80 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास, तो जिसमें से 40 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास, ये बुआई के समय ही कहते हैं कि ये डाल दीजिए। और अगर उसके बाद 1 महीने की जैसे फसल आपकी हो गई है तो बहुत घना है, पहले तो थिनिंग कर दीजिए। थिनिंग माने बिरलीकरण कर दीजिए, बहुत घना पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जड़ बैठना है तो कम से कम 5 से लेके 7 या 8 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रखिए। बीच में जो पौधे हैं उनको आप निकाल के बाहर कर दीजिए। उसके बाद 40 किलो नत्रजन 1 हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बिखेर करके मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाना बहुत अनिवार्य है जड़दार फसलों में। अगर आपने फ्लैट में बुआई कर रखी है तो मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो इनका जड़ों का विकास नहीं होगा। और अगर बलुई मिट्टी नहीं है, हार्ड सॉयल है आपकी, तो कड़ी मिट्टी है, तो उसमें विकास बहुत स्लो होता है और अच्छा से नहीं हो पाता है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अगर बलुई दोमट जमीन है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने थोड़ी हार्ड सॉयल में की है तो आप मेड़ बना करके उसको बिजाई करें। तो मेड़ पे होने से क्या है कि उसको थोड़ा लूज मिट्टी मिल जाती है, जिससे जड़ का विकास अच्छा होता है और उसमें बढ़िया सा आपको स्वादिष्ट जड़ प्राप्त होगी। नहीं तो रेशा जल्दी बनने लगता है, फोर्स होने लगती है ना, पौधा भी सोचता है हम ऐसे कंडीशन में विकास कर रहे हैं, वहाँ उसको जल्दी से जल्दी अपनी जीवन खत्म करने की होती है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी ग्रोथ होकर उसमें फाइबर जल्दी से बन जाता है। और डॉक्टर श्रीधर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर हम प्याज के बारे में। हेलो, प्याज जी, प्याज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, ठीक है जी। हाँ तो सीटू जी, प्याज का देखिए अब समय आ रहा है कि अब आप पौध रोपाई करें जी। सर वो कौन सा बीज लगाएं हम? अब आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं तो देखिए किस्में तो बहुत हैं। अगर पूसा का किस्म आप लगाना चाहते हैं तो पूसा रिद्धि बहुत बढ़िया किस्म है, आप इसको लगा सकते हैं, जिसकी कि बिल्कुल गहरे लाल रंग का छिलका होता है। और दूसरी है पूसा माधवी जो हल्का गुलाबी कलर का होता है। तो ये 2 किस्में बहुत प्रचलित हैं, इसको यहाँ से लगा सकते हैं। और नहीं तो आप अगर नासिक से ले सकते हैं तो वहाँ से नासिक रेड प्रचलित बहुत है। और वहाँ जो ओनियन और गार्लिक, जो प्याज और लहसुन का जो संस्थान है नासिक में, वहाँ से आप ले सकते हैं। भीमा सुपर, भीमा सफ़ेद भी है, कई तरीके के किस्में वहाँ से भी निकाली गई हैं। तो आप उसको प्राप्त कर लें बीज। और नर्सरी का समय बिल्कुल आ रहा है, अक्टूबर में भी डाल सकते हैं आप जी। अब और उसकी आप तैयारी करें, लेकिन बीज सुनिश्चित कर लें अच्छे किस्मों की। और उसके साथ साथ समय का आपको ध्यान रखना होगा, हमें भी समय का ख्याल रखना होगा। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है।
बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शलजम और चुकंदर की खेती के बारे में, साथ ही समेकित कीट और रोग प्रबंधन आप कैसे अपना सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं आरा बिहार से। ब्रिजमोहन जी, हेलो। हेलो जी ब्रिजमोहन जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, हम कह रहे थे कि अभी हम बीन्स और गोभी का खेती करेंगे, लेकिन खेत में जो है मोथा घास बहुत ज्यादा हो गया, उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा दवा छिड़काव करें? जी डॉक्टर श्रीवास्तव, उम्मीद कर रहे हैं सवाल आपने सुना होगा, क्या जानकारी आप इनको देना चाहेंगे? जी मैं तो किसान भाई को ये कहना चाहूँगा कि देखिए फसल में मोथा बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और ख़ासतौर से जब हम खेत को खुला छोड़ देते हैं तो ये इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है। ज़रूरत है मोथा को, यदि आप समय पर सही से नियंत्रित करना चाहते हैं तो गर्मी के समय में गहरी जुताई करके आप इसमें मैं एक देसी उपाय बता रहा हूँ। जामुन और आम की पत्ती, ये एक ITK है और किसान भाई इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप ये जुताई करके यदि आप इसमें आम जामुन की पत्ती अगर पूरा लगा करके पानी भर करके सड़ा देंगे यदि आप, तो इनकी जड़ें जो है धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएंगी और ये आपके खेत से लगभग पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। रासायनिक नियंत्रण में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसमें जो है आप कुछ दवाइयाँ संस्तुति की जाती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा सेम्प्रा का भी इस्तेमाल अभी कुछ लोगों ने रिसेंटली जो है किया हुआ है, लेकिन 70% तक ही उसमें आप रसायन में नियंत्रण पा सकेंगे। उसके लिए भी प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि जब आप मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग में आप जूट मल्च को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप पुआल वगैरह को ले आकर के इनको छांव दे दें, यानी इनकी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि आप बाधित कर देते हैं तो खरपतवारों को बहुत आसानी से नियंत्रित कर लेंगे। जरूरत है कि जो आपकी मुख्य फसल है उसके साइड में जो आपका रिक्त स्थान है, या तो उसमें अंतः फसली सह फसली कर ले, या तो आप उसमें पुआल वगैरह या तो गन्ना वगैरह या इसकी जो पत्तियां बचती हैं उनको आप मल्चिंग एक तरह से ढक दें, ताकि इसमें प्रकाश यदि नहीं जाएगा तो खरपतवारों का विकास नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएंगे। बाद में आप डिकम्पोजर डाल करके इनको आप उसी में सड़ा करके अच्छी तरीके से खाद में खेत में मिला सकते हैं, जिससे कि खेत में जीवांश भी बढ़ेगा और साथ ही साथ किसी भी खरपतवारनाशी का आप प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और हमारा पर्यावरण भी प्रबंधन रहेगा। कोशिश यही करें कि खरपतवारनाशी का या रसायन का प्रयोग न के बराबर करें, यह किसान के हित में भी है और साथ ही साथ पर्यावरण के भी हित में है, आपकी लागत भी बचेगी। जी बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो। हाँ भैया जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, भिंडी के बारे में जानकारी लेना था भैया, कौन सा महीना में लगाया जाता है उसके बारे में। चलिए, भिंडी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं डॉक्टर श्रीधर, क्या जानकारी आप इनको देना चाहेंगे? हाँ शेष नारायण जी, देखिए आप छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पाला तो नहीं पड़ता होगा, ठीक है? तो आप लगभग आपके इलाके में तो लगभग पूरे साल भिंडी उगा सकते हैं, ठीक है? और जहाँ तक कुछ अच्छी किस्मों की बात है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। अभी हमारे पूसा संस्थान, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है,
यहाँ से एक सबसे उत्तम किस्म निकाली है पूसा भिंडी 5 जी। इसको आप लगाएं, इसमें ना किसी तरीके की मोज़ेक रोग आती है और किसी दूसरे तरीके की भी बीमारी बहुत कम लगती है, और इसका जो फल है वो बिल्कुल गहरे हरे रंग का होता है जो बाजार में अधिक भाव देता है जी। तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी बीज काफ़ी मात्रा में भारतीय बीज निगम जो हमारा है ये बना रहा है। आपके इलाके में अगर भारतीय बीज निगम का कोई केंद्र है तो आप वहाँ से भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं, और अगर सुलभ है तो आप यहाँ दिल्ली में भी आके आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको ले जाएं, ये निश्चित रूप से ये जो किस्म है आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगी। दूसरी एक किस्म है, अगर आप वाराणसी से आसपास ले सकते हैं, जो हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है, वहाँ से भी VRO भिंडी 5 वहाँ से भी निकाली गई है, और एक लाल रंग की भिंडी निकाली है जिसका नाम काशी लालिमा है। तो आप वो लाल रंग की भिंडी भी आप वहाँ से किस्म ले करके आप अपनी खेती कर सकते हैं जी, और अधिक से अधिक फायदा और आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अलग किस्में हैं, इनका चयन आप कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जानकारी लेने की, और वही जानकारी लगातार आपको हम हेलो किसान के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, समेकित कीट या रोग प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, क्या आवश्यक है इसमें कि ना सिर्फ फसल चक्र बल्कि जो फसलों की विविधता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी हम फसल लेते हैं तो हमारे जो शत्रु कीट हैं या दुश्मन कीट हैं वो कहीं ना कहीं उनके अवशेष जो है खेतों में ही जाकर के उसमें मौजूद मिलते हैं। जब आप क्रॉप रोटेशन करते हैं और साथ ही साथ जो है सहफसली करते हैं, और हम एक बात कहेंगे, जो किनारे किनारे बाउंड्री पे यदि हम उसके जो है एक तरह से बॉर्डर क्रॉप जैसे ज्वार बाजरा मक्का की सब्जी के फसलों के लिए बहुत अच्छी सलाह ये है कि जो किसान भाई हैं सब्जी की रोपाई के 1 माह पूर्व ही किनारे किनारे ज्वार बाजरा या मक्का की 4 घनी कतार किनारे किनारे यदि आप पहले 1 माह पहले रोपित कर लेते हैं तो एक तरह से बाउंड्री का काम करेगी, और उसमें रस चूसक कीट जो है जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, खासतौर से जब मिर्च वगैरह आप देखेंगे, यदि आप भिंडी लेते हैं, बैगन लेते हैं, टमाटर लेते हैं, तो इसमें रस चूसक कीट जो है बहुत नुकसान करते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। तो बॉर्डर क्रॉप यदि आप इसमें जो है ज्वार बाजरा मक्का में से खासतौर से मक्का जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावी, क्योंकि उसके पत्तों में ये रस चूसक कीट चिपक जाते हैं, तो ये बाउंड्री की तरह काम करता है, और साथ ही साथ बाद में आप इसको चारे के लिए, पशु चारा भी तो आवश्यक है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर। हेलो जी कालूराम जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, मैं बैंगन के अंदर इंटर क्रॉप में लीगी लगाना चाहता हूँ सर। जी, तो क्या लगा सकता हूँ? बैंगन के साथ आप इसको लगाना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर श्रीवास्तव, बैगन के साथ भिंडी बोला इन्होंने, गिलकी सर, गिलकी। हेलो, फसल कौन सी? गिलकी क्या लगाना चाह रहे हैं? कालूराम जी, गिलकी आप जिक्र कर रहे हैं? जी सर। क्या होता है गिलकी? देखिए क्षेत्रीय भाषा में क्योंकि अलग अलग सब्जियों के नाम भी होते हैं, कुछ और जानकारी कालूराम जी इसके बारे में आप देना चाहेंगे? गिलकी क्या कुछ और नाम भी है? हाँ सर। जी, ये दलहन है, तिलहन, किस आप इसका कुछ बताएंगे इसको लोकल भाषा में? तो आप बता रहे हैं वैसे। सर स्प्रे के बारे में बताइए। व्हाइट फ्लाई है बैंगन के अंदर। जी। अच्छा, सफेद मक्खी की समस्या आपको है? जी हाँ, देखिए सफेद ये जो है सफेद मक्खी के लिए आप, जैसा मैंने पहले कहा कि बॉर्डर क्रॉप आप पहले बैगन लगाने के पहले किनारे किनारे आप ज्वार बाजरा मक्का की आप 4 कतार घनी लगा लें। उसके बाद आप बीच बीच में क्या है कि आप जैसे छोटा ही फसल जैसे रोपित होती है, आप जो है कंडी की जली हुई राख का जो है बुरकाव आप करते रहें। नीम का तेल भी आप स्प्रे करते रहें बीच बीच में, और साथ ही साथ येलो स्टिकी ट्रैप जो है, पीला चिपचिपा पास जिसको बोलते हैं, और किसान साथी इसको जो है अपने घर पे भी बना सकते हैं। आप किसी भी कनस्तर या ड्रम को 4 भाग में काट लें, पीले से आप इसको पेंट कर दें, और जब ये सूख जाए तो उसमें ग्रीस या जला हुआ मोबिल या कोई चिपचिपा पदार्थ है, सामान्यतः आप ग्रीस ले लें, उसको लगाकर रुई से दोनों साइड में करके कई खेत में 20-25 आप टांग देंगे, तो इसमें रस चूसक जो फ्लाइंग इंसेक्ट हैं ये आपके चपकते रहेंगे, और इससे आपको किसी तरह का कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसको जो है आपको जो यांत्रिक विधियां हैं ये भी अनुपालन में लेना है। और साथ ही साथ बैगन की फसल में तो एक सलाह और बताऊंगा कि आपको उसमें जो है तना छेदक और जो फल वेदक जो है कीट है बहुत ज्यादा नुकसान करता है। उसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप आप अवश्य लगाएं, नहीं तो ये फसल जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। इसका नुकसान काफी ज्यादा देखा जाता है। तो इसलिए फेरोमोन ट्रैप लगा करके आप इसके एडल्ट को ही अगर आप ट्रैप कर लेंगे तो नर मादा का मिलन नहीं होगा, तो एग लेइंग नहीं होगी, तो फिर आगे की सुंडी का बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी। यानी आप यांत्रिकी विधियों को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इसको प्रयोग करेंगे तो कम लागत में पारिस्थितिकी नियंत्रण करते हुए, यानी जो पर्यावरण है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम बहुत आसानी से एक अच्छा उत्पाद जो है हम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी सोनू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सोनू जी, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क शायद हमारा टूट चुका है। इनके साथ कोशिश करेंगे दोबारा से इनसे जानकारी हम लेने की, कुछ सवाल ही अपना पूछना चाह रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर श्रीधर, अगर हम देखते हैं शलजम या चुकंदर में, जैसा आपने बताया, सिंचाई की बात अगर की जाए, वो कौन सी कितनी अवस्था में आवश्यकता रहती है? बिल्कुल, देखिए जो जड़दार सब्जियां हैं, जब जड़ों का विकास होता है, अगर आपके पास सिंचाई का साधन है तो जरूर चाहिए। कम से कम 10 दिन के अंतराल पे, अगर हल्की मिट्टी है तो 10 दिन के अंतराल पे तो आपको उसमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बारिश नहीं होती है, लंबा पानी नहीं बरसता है तो आपको देना होगा। और अगर भारी मिट्टी है तो उसमें हफ्ता भर रख सकते हैं। लेकिन यह है कि 3-4 सिंचाई तो चाहिए, क्योंकि 2 महीने की फसल है। आपको बुआई से लगभग 60 दिन में निकल आती है फसल जी। तो इसमें कम से कम 2-3 सिंचाई की जरूरत होगी, नहीं तो इसमें विकास अच्छा नहीं होगा। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सलजम की बात कर रहे हैं आप जी, सलजम अगर आपने लगाया है तो सलजम का बीज जो होता है, बीज जो उसका होता है एक तरह से फल होता है, और फल को जब आप बीज करते हैं तो उसमें 2 से लेकर 6 तक बीज निकल पाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो एक जगह एक बीज आपने एक बीज समझ के फल को बोया तो वहां से 2 से 6 पौधे बन जाते हैं। तो उसको थिनिंग करना जरूरी है। कम से कम 15 दिन जमने के 15 दिन बाद आप उस पौधे को निकाल लें। एक से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। बाकी पौधों को निकाल के आप चाहे तो रुपाई कर सकते हैं, दूसरी जगह भी लग जाते हैं। तो जब आप पौधे निकालें तो पानी दे करके निकालें मेड़ों से, नहीं तो जड़ टूट जाएगी तो फिर दूसरी जगह लगेगी नहीं। चलिए, इस बात का ख्याल यानी हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान हैं, उनको रखना होगा, जिससे आने वाले समय में आप अच्छी उपज ले सकें। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दर्शक हमारे साथ अलग अलग राज्य से जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप कुंजीलाल जी अपना? जी सर जी, क्या जानना चाह रहे हैं कुंजीलाल जी? सर मैंने लगाया है बैगन सर जी, तो उसमें सर तना छेदक लगा हुआ है जी। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर श्रीवास्तव बैंगन की फसल ली है कुंजीलाल जी ने मध्य प्रदेश में और उसमें तना छेदक का प्रकोप इनको नजर आ रहा है, क्या इनको करना सही रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा था अभी कि ये बैगन तना छेदक बहुत बड़ी समस्या है और खासतौर से यदि हम शुरू में ठीक से निगरानी न करें या फेरोमोन ट्रैप वगैरह नहीं लगाते हैं तो हमें आकलन नहीं हो पाता और काफ़ी ज़्यादा ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है और एक समय आता है कि लगभग पूरी फसल हमारी नुकसान हो जाती है। अभी तत्काल के तौर पर चूँकि लग चुका है ये, इसलिए ये वो IPM की टेक्निक जो है इसमें यांत्रिक विधियों को जो है सही से अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको स्पाइनोसाइड एक दवा है तो 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके यदि आप इसको स्प्रे कर देंगे तो अभी इससे कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी रोगग्रस्त जो बैगन के जहाँ भी दिख रहे हैं इसको तोड़ करके या टहनियाँ जो अभी इन्फेक्टेड दिख रही हैं इसको तोड़ करके गड्ढे में दबा दें ताकि इसका आगे प्रकोप होने न पाए। और साथ ही साथ अभी लाइट ट्रैप यदि आप इनको इंस्टॉल कर देंगे तो आगे के लिए इनकी फसल में जो है आगे नुकसान नहीं होने पाएगा, अभी इसी समय पे ये कंट्रोल हो जाएगा। जी, साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव अक्सर हम देखते हैं जो किसान है, अब जैसा आपने बताया कि जो कीटनाशी है उसका अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करने लगते हैं, ऐसे में उनको किन किन ऐसे कौन से बचाव हैं जो अपनाने चाहिए, क्या उपाय इनको करने चाहिए, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना? सर मैं आलू लगाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, खरगोन जिले से। जी हेलो जी, आलू की खेती आप करना चाहते हैं? जी सर। चलिए बिल्कुल, देखिए जो विषय हमारे आज हालांकि लेकिन जो किसान हैं जानना चाह रहे हैं, यहाँ हम डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे इनको? जी बिल्कुल, ये आलू लगा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इनको कहूँगा कि अपनी भूमि का जो है मृदा का परीक्षण अवश्य करा लें। अभी समय है, अपने निकटतम जो है जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या विश्वविद्यालय हैं उसमें परीक्षण कर ले कि इनकी भूमि कैसी है और यदि आलू के लिए उपयुक्त है तभी मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आलू के लिए जाएं। और रही बात यह है अगेती और प्रचिति फसलों के लिए तो तमाम तरह के जो प्रजातियां हैं कृषि विभाग पे भी, कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी या आपको विश्वविद्यालय पे इसकी प्रजातियां उपलब्ध हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जब भी ये आलू लगाएं तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से भूमि शोधन अवश्य कर लें और रोग युक्त जो है जितना भी रोग अगर लगा हुआ इन्फेक्टेड पोर्शन को शुरू में हटा लेंगे तो इससे इनको जो है आगे चल करके नुकसान नहीं होना पड़ेगा। और खासतौर से जब भूमि में लगाएं तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लें या भूमि शोधक जो है आप चाहे तो जैविक या रासायनिक विधि से भूमि शोधन अवश्य कर लें, क्योंकि आलू लगा तो लेते हैं किसान भाई लेकिन ज़्यादातर देखते हैं आपकी झुलसा से और तमाम तरह के अन्य कीट हैं जो है जिससे कि इनका फसल बहुत नुकसान हो जाता है। और मौसम में चूंकि जलवायु परिवर्तन भी आप देखने को मिल रहा है, बारिश का जो फ्लक्चुएशन जो हम देख रहे हैं इससे भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को आया है कि तापमान में गिरावट, अचानक ओलावृष्टि, इससे भी नुकसान होती है। तो आप अपने फसल को सहफसली में सलाह दूंगा कि यदि आप लेना चाहते हैं तो आप बीच में सहफसली या तो मक्का अगर आप चाहें तो आलू के साथ मक्का या सौंफ वगैरह जो है आप इसको लेकर के प्लान कर लेंगे तो यदि आपका नुकसान भी कहीं किसी जो है आपदा से होता है तो आपकी दूसरी फसल से आपको एक तरह से राहत मिल जाएगी। जी बिल्कुल, फिलहाल डॉक्टर डी एस श्रीवास्तव जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे थे हमें किस तरीके से समय कीट और रोग प्रबंधन आप अपना सकते हैं। साथ ही डॉक्टर श्रीधर आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पे और किस तरह की सावधानी जो है वो आमतौर पर हमारे किसानों को रखनी चाहिए जिससे कि अगर वो शलजम या चुकंदर की फसल ले रहे हैं तो उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। हाँ, किसान भाइयों, जैसे कि अब
समय थोड़ा सा कम रह गया है, तो मैं आपको भी ये बताऊं कि बीज दर कितनी आपको चाहिए। अगर सलजम आप लगाना चाहते हैं तो 3 से 4 किलो 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। अगर आप चुकंदर लगा रहे हैं तो आपको 12 से 14 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। दूसरी बात जो आपको सावधानियां रखनी है, चुकंदर में आप कभी देखते हैं कि इसमें जड़ें जो इसके क्रैकिंग होती है, इसमें इसका कारण ये होता है कि इसको बोरान की जो कमी होती है उसकी वजह से होता है। तो आप बिजाई के समय जब आप बिजाई करते हैं तो उसमें जब आप खाद डालते हैं उसी समय 20 से 30 किलो बोरैक्स जो मिलता है या बोरिक एसिड जो भी आपको मिल जाए उसको खेत में बिजाई के समय ही डाल दें। और अगर आपने नहीं डाला है उसके बाद क्रैकिंग रह जाती है तो 2 से 3% बोरैक्स का घोल बना करके उसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं 1 महीने के बाद, जिससे क्रैकिंग का उसमें असर कम हो जाएगा। तीसरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो बीमारियाँ हैं इसमें आती हैं, ज़्यादातर सलजम में आती हैं आपके सफ़ेद कीट रोग होता है जो रतुआ बोलते हैं, व्हाइट रस्ट हम लोग बोलते हैं। वो पत्तियों पे सफ़ेद फफोले पड़ जाते हैं, तने पे भी सफ़ेद फफोले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसा आपको दिखाई पड़े तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होती है उसका 2.5 ग्राम दवा लेकर के 1 लीटर पानी में बना करके घोल उसका छिड़काव कर दें और ज़रूरत पड़े तो आप 10 दिन के बाद दोबारा कर दें। जी, यानी ये प्रमुख सावधानियां हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। जी, खास और बीमारी जब लग जाती है उसमें सर्कोस्पोरा का ज्यादा प्रकोप होता है पत्तियों पे। आप देखेंगे तो सफेद ये हल्के भूरे से लेके ग्रे कलर के धब्बे बनते हैं और काफी अगर पत्तियों पे पड़ता है तब तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इक्का दुक्का लगता है तो आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे हम ये कहेंगे कि जो दोनों फसलें हैं इन पे बहुत ज्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं होता। अगर चेपा आता है फरवरी वगैरह में तो आप जैसा नीम का तेल या आप वो चीजें आप छिड़क करके बचा सकते हैं। जरूरत न हो तो कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जड़ वाली फसलें हैं, ये जड़ में जाएगा तो स्वास्थ्य को हानिकारक होगा। तो बचाव का आपको करना है। जैसा अभी आपने समेकित प्रबंधन सुन रहे थे तो आप शुरू में बिजाई के समय से ही आप बीज शोधन करके। चलिए डॉक्टर श्रीधर, वक्त हमारे पास कम है क्योंकि आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। तो जाना आप सभी ने कैसे आप शलजम या चुकंदर की खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। अब चलिए हमारे जो कल के विषय हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। जी हाँ, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और साथ ही बात करेंगे अमरूद की बागवानी की भी, कौन कौन से समसामयिक कार्य आप इसमें कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे कल के विषय की। अब चलिए इसके साथ ही आपको हम बता दें एक बार फिर से जो हमारे विषय रहेंगे, अगर पहले से आप अपने सवाल इसके लिए तैयार कर लें। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और अमरूद की बागवानी ये हमारे विषय रहेंगे। अब चलिए तो जाना आपने हमारे कल के विषय, इसके साथ ही ईमेल आईडी आप हमारी नोट कर लीजिए जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आखिरी विकल्प आप सभी के लिए आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शुक्रवार तक ये लाइन सुबह 6 से रात के 10 बजे तक खुली हुई है। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें अब आप हेलो किसान को दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लगातार आपकी जो टीवी स्क्रीन है उस पर हम QR कोड दिखाते हैं जिसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम आप यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? सही नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी
ठेकेदार ने हमला करवाया था। जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। तू कातरी बाबा स्कूल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। तेरे को कितनी बार बोला ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी, फिर भी तू अपनी माँ के जैसे समझेगी नहीं। खोपड़े की जगह ना घुटनों में दिमाग तुम्हारा। अच्छा लगा तुम सबका ये जज्बा देखकर। दूसरों की तरह छुट्टियां मनाने की जगह तुम जो अपने अपने खेल में पसीना बहा रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें ओलंपिक्स में लेकर जाएगी। कम ऑन फास्ट।